अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिरा असलम एंड वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे, इसका जो है वो बैकग्राउंड पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो हम कुछ जो है वो फिनोमेनास पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दिस इज़ ऑल व्हाट वी गोना स्टडी इन दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है क्या। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जैसे कि नाम से रिलेटेड है, साइकोलॉजी की वो फील्ड जो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स को डील करती है। ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग, वहाँ का इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयज़ मैनेजर रिलेशनशिप को, एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ को, उनके वर्किंग इन्वायरमेंट को, मैनेजर के वर्किंग इन्वायरमेंट और वहाँ पे जितने भी फिनोमेनास उस वर्किंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं या उसे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज़ द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का जो मेजर जो फोकस होता है या मेजर फील्ड है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी काम करती है वो है ह्यूमन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो प्रिडिक्ट करना, अंडरस्टैंड करना और कंट्रोल करना जो है फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का। जो गिर्ड हॉफस्टेड ने कहा था, एक अगर हम कह लेंगे, इसने जस्टिफिकेशन दी थी कि हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में क्यों ह्यूमन बिहेवियर पे जो है वो फोकस करते हैं। ही सेड बिकॉज मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज अबाउट पीपल, इट्स एसेंस इज डीलिंग विद ह्यूमन नेचर. Since human nature seems to have extremely stable over recorded history, the essence of management has been and will be equally stable over time. According to Hofstede, management हमेशा लोगों के बारे में होती है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप वहाँ पे मैनेजर हो तो आप वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हो। उन एम्प्लॉयज़ को मैनेज करके ही आप उनके थ्रू जो है वो वर्किंग इन्वायरमेंट और अपने टास्क और गोल्स वगैरह को जो है वो मैनेज करते हो। तो मैनेजमेंट हमेशा लोगों के बारे में होती है और जो एसेंस होता है मैनेजमेंट का वो होता है कि हम डील करें ह्यूमन नेचर के साथ। और ह्यूमन नेचर अगर हम देखें तो जो है वो स्टेबल होती है। यूजली ह्यूमन नेचर स्टेबल होती है, तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी जो होता है वो इक्वली स्टेबल होता है ओवर टाइम, बिकॉज मैनेजमेंट का एसेंस होता है, मैनेजमेंट होती ही लोगों के बारे में और ह्यूमन नेचर स्टेबल होती है तो मैनेजमेंट भी जो है वो स्टेबल होती है ओवर टाइम। ठीक है, अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में देखें तो हमें 2 मेन सोर्सेज से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये 2 मेन सोर्सेज मिलते हैं इन्फॉर्मेशन से। द फर्स्ट वन इज़ एंथ्रोपोलॉजी एंड द सेकेंड वन इज़ सोशियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मैन, इंसान को स्टडी करते हैं, आदमी को स्टडी करते हैं। हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट फिनोमेनास को एक इंडिविजुअल के लेवल पे जो है वो स्टडी करते हैं, एक इन ह्यूमन लेवल पे जो है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी आ जाती है, ये साइंस ऑफ सोसाइटी है। हम सोशल फिनोमेनास को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी देखते हैं। हमारे सोशल इंटरेक्शंस किस किस्म के होते हैं, कौन कौन से सोशल फिनोमेना, सोशल थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर्स के पीछे वर्किंग कर रही होती है, ये सब चीज़ें हम सोशियोलॉजी में जो है वो स्टडी करते हैं। मैनेजमेंट को हमेशा जो है वो 3 डायमेंशन जो है वो कंसीडर किया जाता था। इसमें टेक्निकल डायमेंशन होती है, कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन होती है, ह्यूमन डायमेंशन होती है। साइकोलॉजिस्ट ने ये रियलाइज़ किया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होती है वो ह्यूमन डायमेंशन होती है, क्योंकि मैनेजमेंट तो है ही लोगों के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैकग्रेगर की थ्योरी है, थ्योरी एक्स, जिसमें ही प्रपोज के मोस्ट ऑफ मैनेजर्स थॉट दैट देयर एम्प्लॉयज़ वर इंडोलेंट एंड लेजी। ये अप्रोच बहुत सक्सेसफुल रही थी ह्यूमन एलिमेंट को डील करने के लिए बहुत अरसे तक, लेकिन बाद में ये चीज़ पता चली कि अब ये वर्किंग नहीं करी, बिकॉज जो हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट है या इन्वायरमेंटल डिमांड्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं।
किस वजह से इसमें जो है वो ग्लोबलाइजेशन भी आ जाती है। हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इतना अब तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी रेवोल्यूशनराइज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। और इसके अलावा भी जितने भी चेंजेस जो हैं वो एम्प्लॉय के बिहेवियर की वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। वो सब चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं, इसलिए जो ओल्ड अप्रोचेज़ हैं वो बहुत कम जो हैं वो एप्लीकेबल हैं आजकल के दौर में। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा था कि मॉडर्न डे इन्वायरमेंट में ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो हैं वो लैब नॉलेज को जो है वो अप्लाई करें। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी अडॉप्ट न्यू अप्रोचेज़, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको करंट इन्वायरमेंटल नीड्स और करंट जो मार्केट की नीड्स हैं उनको अचीव करने के लिए, उनको फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो न्यू अप्रोचेज़ हैं उन्हें अडॉप्ट करें। ठीक है, और न्यू मॉडल्स को भी जो है डिस्कवर करें और एम्पिरिकल रिसर्च में उनको जो है वो अप्लाई भी किया जाए। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बहुत डाइवर्स ब्रांच है, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं दूसरी फील्ड्स के भी, जिसमें जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाती है, सोशल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी और क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी वगैरह जो है वो आ जाती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, अर्लियर पीरियड जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का था उसके बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को वोकेशनल साइकोलॉजी की ही फील्ड में या उसी के जो है वो पैराडिग्म में जो है वो देखा जाता था। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस जो हैं वो चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत नॉलेज अपडेट हो चुका है, हमें सेपरेशन, हम नॉलेज का सेपरेशन कर चुके हैं कि हम जो है वो स्पेशलाइज कर चुके हैं नॉलेज को अकॉर्डिंग टू इट्स फील्ड। इसलिए जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को एक सेपरेट जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे जो है वो पढ़ा जाता है, और जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्चर्स भी होते हैं, वो एकेडमिक रिसर्चर्स भी हो सकते हैं, नॉन एकेडमिक रिसर्चर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनकी और अगर देखा जाए, अगर फाइनेंशियल कंपनसेशन देखी जाए, जितने भी डिफरेंट फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, एजुकेशनल हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैं, इंडस्ट्रियल हैं, उसके बाद जो मिलिट्री हैं, तो फॉरेंसिक हैं, तो जो फाइनेंशियल कंपनसेशंस होती हैं वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की जो है वो जनरली हाईएस्ट होती हैं अमंग डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अगर हम हिस्ट्री पे आएँ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की, ये डिफ़र करती है कंट्री टू कंट्री, बिकॉज़ अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का देखें तो ये 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में इसका ओरिजिन आता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, एक रेवोल्यूशनरी जो है वो एरा था यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वो, इसलिए वहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का जो है वो ओरिजिन उस अर्ली 20th सेंचुरी में जो है वो बिलोंग किया जाता है। और अगर हम अर्ली पायनियर्स के बारे में बात करें तो मंस्टरबर्ग आ जाते हैं, उसके बाद स्कॉट आ जाते हैं, बिंघम आ जाते हैं। ठीक है, ये जो है वो अर्लियर पायनियर्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की जो है वो हिस्ट्री को लेके। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने भी जो है वो सब्सटेंशियल ग्रोथ को जो है वो इनिशिएट किया इस फील्ड में। ठीक है, बिज़नेस डिमांड भी जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग के लिए जो है वो प्रमोट है, और उसने जो है वो फील्ड को डेवलप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो ऑफनली जो है वो टूल यूज़ करते हैं फील्ड में, वो जो है वो जॉब एनालिसिस होता है। जॉब एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट, आप जो है वो डिफरेंट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होती हैं उनको जो है फाइंड आउट कर लेते हो, जिसमें वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के थ्रू या सुपरवाइजर्स के थ्रू आप करते हो। इसमें जो है वो आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, क्या एक्सपीरियंसेस चाहिए, कौन सी नेसेसरी जो है वो स्किल्स चाहिए, क्या पर्सनालिटी ट्रेट होनी चाहिए जॉब से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है वो आप जॉब एनालिसिस में करते हो, और इसमें नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ और अदर कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो आप जो है वो फाइंड आउट कर लेते हो। जॉब एनालिसिस करने के बाद जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करके जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेंट्स को आप रीस्ट्रक्चर करते हो, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस अप्रेजल्स को अनकवर करते हो, ट्रेनिंग नीड्स को एनालाइज करते हो, फेयरनेस भी कि एम्प्लॉयर कंपनसेशन जो है वो कितनी फेयरली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम हॉथरन इफ़ेक्ट की तरफ आ जाते हैं। हॉथरन इफ़ेक्ट बेसिकली होता क्या है? अगर हम बात करें कि कब डिस्कवर किया गया था, तो हॉथरन इफ़ेक्ट जो है वो 1924 में जो है वो डिस्कवर किया गया था। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने इसको जो है वो
वहाँ पे जो है वो वर्क काम करते हुए शिकागो में USA। हॉथॉर्न इफेक्ट बेसिकली होता क्या है कि ये फिनोमेना कहते हैं कि जब लोगों को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है ना, तो उनका बिहेवियर और परफॉर्मेंस जो है वो चेंज हो जाती है टेम्परली, ठीक है। और इसमें जो है वो सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे 1924 और 1932 के बीच में, ठीक है। बहुत सारे जो है वो टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एम्प्लॉयज़ पे कंडक्ट किए गए, लेकिन पर्पस वही था कि हॉथॉर्न इफेक्ट को जो है वो स्टडी करना है और उनकी प्रोडक्टिविटी को जो है वो स्टडी करना है। रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया कि प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट इंक्रीज़ होती है चेंज इन एलिमिनेशन से, ठीक है, नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ एलिमिनेशन वाज। जब सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बिगिन किए गए, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मायो ने और जो है वो फिर्स ने और जो है वो डिक्सन ने जो है वो सुपरवाइज़ किए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस को देखा गया वर्किंग इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसमें जो है वो स्टडी किया गया था ग्रुप ऑफ 5 यंग वुमेन को, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि जब भी हम कोई न्यू चेंज जो है वो अप्लाई करते हैं कंडीशन में, वो डजंट मैटर वो किसी भी किस्म का चेंज होता है, तो हमेशा जो है ना वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। और इसी जो है वो एक्सपेरिमेंट में एक जो है वो एक अनदर वे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी जो है वो एक्सीडेंटली फाइंड आउट हो गया था, ठीक है। और इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है वो कंसीडर किया जाता है। और वो जो एक्सीडेंटली न्यू वे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हुआ था ना, वो बेसिकली हॉथॉर्न इफेक्ट ही था, ठीक है। हॉथॉर्न इफेक्ट में जो है वो एलिमिनेशन स्टडीज़ हुई थी और रिले एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, बैंक वायरिंग रूम एक्सपेरिमेंट हुआ था, मीका स्प्लिटिंग टेस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। और अगर हम इनकी स्टडीज़ के रिजल्ट्स को जो है वो एग्ज़ामिन करें ऑन अ होल, तो इस स्टडी ने जो है वो कुछ जो है वो रूल्स दिए थे कि हम प्रोडक्टिविटी को किस तरह से जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वो बेटर हो सकते हैं। क्यों? स्मॉल ग्रुप में जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। ये जो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिफ्यूजन ऑफ डिसीजन पावर हो जाती है ना, वो नहीं होती स्मॉल जो है वो ग्रुप्स में, ठीक है। और आप इंडिविजुअली सबकी परफॉर्मेंस को या उनकी वर्किंग को, उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो आप जो है वो जज भी कर सकते हो, आप सुपरवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ सुपरविजन भी मैटर करती है। अगर आपका सुपरवाइज़र अच्छा है, कोऑपरेटिव है, वो आपको इनकरेज करता है, ठीक है, आपको जो है वो अप्रिसिएशन देता है डिफरेंट टास्क कंप्लीशन पे, तो इससे क्या होता है, आपकी मोटिवेशन हाई होती है, आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिल रही है और आपको साथ साथ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी मिल रही है, आपकी जो है वो मोरल आपका हाई हो रहा है, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्वियसली बेटर होगी। और वही फिर जो है वो ऑपोजिट अगर सुपरविजन होगी तो वो स्ट्रेस होगा, जो है वो नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा, तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगी। इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है। जो आपका इंट्रिंसिक इंटरेस्ट होता है ना, वो आपको मोटिवेट करता है, वो जो है वो आपको बूस्ट करता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में। अगर आपका इंटरेस्ट और मैनेजर का इंटरेस्ट है तो वो हमेशा जो है वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। उसके बाद नॉवेल्टी, सिचुएशन कितनी न्यू है एम्प्लॉय के लिए, टास्क कितना न्यू है, सेम टास्क परफॉर्म कर करके एम्प्लॉय वर्कर जो है वो फैडअप हो जाते हैं। आप जितनी न्यू सिचुएशन, न्यू टास्क अपने वर्कर्स को देंगे तो उससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो हाई रहेगा, उनका मोटिवेशन लेवल भी जो है वो हाई रहेगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये चीज़ें जो है वो एक्सपेरिमेंट को और ये जो चीज़ें हैं प्रोडक्टिविटी को हमेशा से इंक्रीज़ करती हैं। दीज ऑल वर द थिंग्स जो हमने स्टडी करनी थी चैप्टर में। इंशाल्लाह अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे।